हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। आज की ये कहानी आशीष की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आशीष एक गरीब लड़का था, लेकिन वो काफ़ी मेहनती था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और खंडर जैसा फार्म हाउस का चौकीदार बनने का काम स्वीकार किया था। गांव वाले उस फार्म हाउस के बारे में कुछ अजीब सी बातें करते थे। कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन कई सारी घटनाएं सुनने को मिलती थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ आत्माएं रहती है, तो कुछ का मानना था कि उस घर में कभी किसी की मौत हुई थी। आशीष जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो गरीब था, इस वजह से उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। उसे एक काम चाहिए था, और जब उसे फार्म हाउस की देखभाल का काम मिला तो उसने तुरंत ही हाँ कर दिया। पैसे भी काफ़ी अच्छे थे और उसे लगा कि सिर्फ पुराने घर की देखभाल करने में क्या बुराई हो सकती है। पहली रात जब आशीष वहां गया तो अंधेरा तो घना था। घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी और खिड़कियों पर जाले लटक रहे थे। हवाओं की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। आशीष ने जब फार्म हाउस का बड़ा लकड़ी का दरवाजा खोला तो वो जोर से चरमरा उठा, जैसे कई सदियों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। अंदर का माहौल भी कुछ मनहूस जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस घर के लिए समय रुक सा गया हो। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और जमीन धूल से ढकी हुई थी, लेकिन आशीष ने इन सब को नजरअंदाज कर दिया। वो सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां उसे रात भर रहना था। कमरा छोटा था, बस एक बिस्तर और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देख रहा था कि अचानक उसे किसी की बात करने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया। उसने सोचा एक बार को कि शायद हो सकता है मेरा वहम होगा या कोई आवाज मुझे बाहर से ही सुनाई दी होगी। लेकिन फिर आहट दोबारा से हुई और इस बार बात के साथ साथ ऐसा लगा कि कोई चल भी रहा है। आशीष के पसीने छूटने लगे थे। उसने पलटकर पूरे कमरे को देखा, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे लगा कि कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा है। वो एकदम से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। उसके रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। दरवाजा बंद करते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने धीमे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। आशीष ने खुद को संभाला और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पास खड़ा है। तभी कमरे में हल्की सरसराहट हुई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे लगा कि बिस्तर के पास कोई परछाई खड़ी है। वो पूरी तरह डर से जम सा गया था। उसने साहस जुटाकर लालटेन की ओर हाथ बढ़ाया और उसे जलाया, लेकिन उस परछाई का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ देर बाद उसने दोबारा से लेटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर से किसी की रोने की आवाज आई। वो हड़बड़ा कर उठा और खिड़की के पास गया। बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई महिला दर्द में रो रही हो। आशीष के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक खिड़की पर जोर से थपथपाहट हुई, जैसे किसी ने बाहर से खिड़की पर हाथ मारा हो। आशीष चीख पड़ा वो अचानक की आवाज सुनकर और तेजी से पीछे हट गया। वो कांपते हुए खिड़की की ओर देख रहा था। तभी खिड़की की दूसरी ओर एक डरावनी सफेद चेहरा दिखाई दिया। आंखें गहरी काली और चेहरा सफेद, मानो शरीर में एक कतरा भी खून का ना हो। वो चेहरा जो बनकर खिड़की के बाहर आया था, वो आशीष को ही देख रहा था।
आशीष का खून एकदम जम गया था। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे और वो वहीं डर के मारे कांप रहा था। तभी उस चेहरे ने खिड़की के शीशों पर अपने हाथों से जोर से वार करना शुरू कर दिया, मानो वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। आशीष ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। फार्म हाउस की अंधेरी गलियों में दौड़ते हुए उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। वो हाफते हुए बाहर के गेट तक पहुंचा और जैसे तैसे उसे खोला। बाहर की हवा में आते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो फार्म हाउस की खिड़कियों से वही चेहरा उसे घूर रहा था, उसी सफेद चेहरे के साथ जिसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आशीष दोबारा उस फार्म हाउस की ओर देखना भी नहीं चाहता था। उस रात के बाद फार्म हाउस से दूर रहने का उसने फैसला कर लिया था, लेकिन उसकी किस्मत उसे इतनी आसानी से शायद नहीं छोड़ना चाहती थी। अगले कुछ दिनों तक वो गांव में रहा, लेकिन हर रात उसे वही खौफनाक चेहरा दिखाई देता था। सपनों में भी वो सफेद चेहरा और काली आंखें उसका पीछा करती थी। धीरे धीरे आशीष का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो हर समय डरा सहमा रहने लगा। रात को अचानक जाग जाता और बड़बड़ाने लगता, वो आ रहा है, वो मुझे ले जाएगा। गांव वालों ने उसे बार बार समझाया कि वो किसी तांत्रिक के पास जाए, लेकिन आशीष को लगता था कि ये सब बेवकूफ बनाते हैं। उसने खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो फार्म हाउस की खौफनाक रात को भूल जाएगा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी। उस रात आशीष अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। गांव के शोर शराबे के बीच उसे लगा कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन आधी रात के करीब अचानक कमरे में एक बदबू सी फैल गई। खिड़कियां और दरवाजे बंद होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई अदृश्य ताकत वहां पर है। उसकी नींद टूट गई और वो बिस्तर पर उठ बैठा। कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक से एनवायरनमेंट में उसे काफी ज्यादा सांस लेने में घुटन होने लगी। तभी एक सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा हो। आशीष ने धीरे धीरे अपना सर घुमाया और कमरे के कोने की ओर देखा। अंधेरे में उसे फिर वही परछाई दिखाई दी जो फार्म हाउस में दिखी थी, पर परछाई का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और आशीष के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे लगा कि वो सुनाई देने लगेगी। फिर एक आवाज गूंज उठी, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। वो आवाज काफी भयानक थी। आशीष ने कांपते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसके सर के पास एक पानी का मटका रखा था जो कि एक स्टूल पे था। अचानक वो स्टूल खुद से ही हिला और वो मटका जमीन पर गिरकर फूट गया, जिस वजह से उसका बिस्तर भी पूरा भीग चुका था। वो जल्दी से उठा और बाहर आता कि उससे पहले उसे सामने वही काली परछाई नजर आई। इस बार वो परछाई काफी ज्यादा डरावनी थी पहले से। आशीष को वो ऐसा देख रही थी जैसा अब भी आशीष को तुरंत ही वो जान से मार देगी। आशीष ने डर के मारे बिस्तर से कूदकर दरवाजा खोलने की कोशिश तो की थी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। आशीष पूरी ताकत से खींच रहा था, लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खुला। तभी उस परछाई ने उसकी ओर धीरे से बढ़कर उसे पकड़ा और उसे उठाकर जोर से धक्का दिया। आशीष का कहना था कि पीछे जो दीवार थी, मैं उस दीवार से टकरा कर वापस आया था। आशीष को अब अपने शरीर में ताकत महसूस ही नहीं हो रही थी। उसकी सांसें रुकने लगी थी। वो परछाई इतनी करीब आ गई थी कि उसने आशीष के चेहरे के पास अपनी सफेद ठंडी उंगलियां फैला दी। आशीष ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। तू मेरे बिना नहीं रह सकता। वो आवाज फिर से गूंजी और तभी परछाई ने आशीष के गले को जकड़ना शुरू किया। उसके शरीर में मानो जान ही नहीं बची थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो अभी ही मर जाएगा। एक बार को उसे ऐसा भी लगने लगा
कि कोई उसके शरीर के भीतर आकर उससे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और आशीष जमीन पर गिर पड़ा। परछाई वो कहीं एकदम से गायब हो गई थी, लेकिन आशीष के गले पर गहरे नाखूनों के निशान अब भी मौजूद थे। वो हांफते हुए खड़ा हुआ, कांपते हाथों से अपने गले को छूते हुए, और फिर तेजी से कमरे से बाहर भागा। आशीष अब पूरी तरह जान चुका था कि वो बच नहीं सकता। वो उस आत्मा के गिरफ्त में है, और जितना वो भागने की कोशिश करेगा उतना ही उसे अपनी ओर वो आत्मा खींचेगी। गांव के लोगों से दूर आशीष ने एक फार्म हाउस के पास ही जाकर अपना ठिकाना बना लिया। वो जान चुका था कि ये खेल अब खत्म नहीं होगा। फिर वो उसी खंडर में हर रात जाता जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अंधेरे और भूतिया सन्नाटे में वो उन आवाज़ों को सुनता और देखता। कुछ लोग उसे पागल कहते और कुछ लोग उसे ये कहते थे कि वो किसी आत्मा की कैद में है, इसी वजह से वो ये सब कर रहा है। सच्चाई तो सिर्फ आशीष का एक दोस्त जानता था। आशीष ने उसे बताया कि मैं अगर गांव में दोबारा से रहने के लिए आ गया तो वो आत्मा गांव में आकर एक एक करके सबको मार देगी, और सबकी जान बच जाए इसलिए मैं खुद हर रात यहाँ आता हूँ। लेकिन मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये आत्मा मुझे जान से क्यों नहीं मार रही है। उसके दोस्त ने उसकी बातें सुनी। कई दिनों तक ये चलता रहा। फिर उसके दोस्त ने अपने किसी जान पहचान वाले को ये सारी घटना बताई। उस आदमी ने आशीष से मिलने की बात कही और वो आशीष के पास मिलने के लिए आया। जब वो आया और उसने कुछ मंत्र आशीष के ऊपर पढ़कर फूके, जिसके बाद उसने आशीष के सर का एक बाल निकाला और आंख बंद करके वो कुछ देखने लगा, जिसके बाद वो कहने लगा कि बस अब कुछ दिन में ही वो आत्मा तुम्हें ले जाएगी। आशीष ने कहा कोई बात नहीं, मैं अगर चला गया गांव वाले तो बच जाएंगे। जिसके बाद उस आदमी ने कहा ये मत सोचना, क्योंकि वो आत्मा तुम्हारे बाद गांव के लोगों पर भी हमला करेगी। फिर उन लोगों ने एक प्लान बनाया जिसमें उस आत्मा को उसी घर में या उसी फार्म हाउस में कैद करने का था। उस आदमी ने अपने साथ कुछ तांत्रिक और कुछ ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया और उस फार्म हाउस में जाकर वहां पर बंदिश मार दी। जिसके बाद वो आत्मा उसी फार्म हाउस में कैद होकर रह गई, और उसने आशीष को ये एडवाइस दिया कि तू अब इस गांव से और इस फार्म हाउस से हमेशा के लिए दूर चला जा। वो आत्मा अब इस फार्म हाउस के बाहर कभी नहीं आ पाएगी। आशीष उसके बाद कहीं दूर चला गया और कभी भी उसका कोई पता नहीं चला। उसका जो दोस्त है उसका कहना ये था कि आज इस घटना को लगभग 19 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आशीष और मैं अब तक एक दूसरे से नहीं मिले। तो दोस्तों, ये थी आशीष की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, चलिए अब अगली कहानी रमेश की शुरू करते हैं। कई साल पहले रमेश किसी काम के सिलसिले में एक छोटे से गांव में गया था। ये गांव काफ़ी दूर था जहां पर वो रहता था, और उसे वहां पहुंचने के लिए भी काफ़ी सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था ही नहीं। रमेश एक इंजीनियर था और उसे गांव के पास बनने वाले पुल की देखरेख के लिए अपॉइंट किया गया था। ये काम 1 महीने का था और इस वजह से उसे उसी गांव में रहना था। गांव के लोग काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनमें से कुछ अधिक बात नहीं करते थे। खास करके कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका नाम भी रमेश नहीं जानता था। कहते थे कि ये लोग किसी से बात नहीं करते, बस अपने में ही रहते हैं और जंगल में कई बार चले जाया करते थे। एक और व्यक्ति था जिसका नाम भीम था। वो हमेशा लोगों को रात के अंधेरे में सावधान रहने की चेतावनी देता रहता था। रमेश तो ये सारी बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देता था। रमेश को रहने के लिए एक पुराना सा बंगला दिया गया था। पहली ही रात जब वो सोने जा रहा था, उसे लगा कि बंगले के एक कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। उसने सोचा कि यह शायद उसके मन का भ्रम होगा और सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुई। उसने उठकर कमरे का निरीक्षण किया, पर वहाँ कोई नहीं था।
वो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन जल्दी ही सो गया। अगले कुछ दिनों में रमेश ने महसूस किया कि आवाज़ें रात के समय और अधिक बढ़ती जा रही है। उसने गांव के कुछ लोगों से इस बारे में पूछा, लेकिन किसी ने इसके बारे में कोई भी जवाब ठीक से नहीं दिया। धीरे धीरे रमेश को एहसास होने लगा कि ये आवाज़ें शायद उसी व्यक्ति की है जो रात के समय लोगों को चेतावनी का संकेत देता है। एक रात आवाज़ें इतनी तेज हो गई कि रमेश की नींद पूरी तरह उड़ गई। उसने तय किया कि वो आज इसका पता लगा कर ही रहेगा। वो एक टॉर्च लेकर आवाज़ों का पीछा करने लगा। वो आवाज़ें उसे बंगले की तह खाने की ओर ले गई। जब वो वहां गया तो उसने देखा कि दरवाज़ा काफ़ी बड़ा और मजबूत लेकिन पुराना था, लकड़ी का लगा हुआ था। तो रमेश ने उस तहखाने के दरवाजे को खोलने की पहले बहुत कोशिश की। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने उस दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से पत्थर से मारना शुरू किया, जिसके बाद दरवाज़ा खुल गया। अचानक से तेज हवा का झोंका अंदर से आया, जैसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति अंदर से बाहर निकली हो। रमेश जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे फिर से महसूस हुआ कि एक तेज हवा का झोंका दोबारा उसे छूकर बाहर निकला। इस बार ऐसा लगा कि ठंडी हवा को किसी ने कैद करके रखा था, और अभी उसका ढक्कन खुला तो वो हवा की ठंडक उसे महसूस हुई। तहखाने में उसने देखा कि दीवारों पर अजीब सी चीजें नजर आ रही है, टूटा फूटा और मकड़ी के जाले। कई सारी जगह पर तो मोटी परत धूल की दिखाई दे रही थी, लेकिन हाँ, दीवारों पर भी कुछ लिखा हुआ था। देखकर यूं लग रहा था कि किसी पागल ने यहाँ रहकर दीवारों को खुरच कर वो निशान बना दिए हो। एक कोने में से उसे एक पुरानी डायरी भी मिली। जब उसने डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि यह बंगला कभी गांव के एक सन की वैज्ञानिक का निवास था, जिसने यहाँ पर कई प्रयोग किए थे। कहते हैं कि उसके प्रयोग के कारण कई अनहोनी घटनाएं गांव में हुई थी, और अचानक एक दिन वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। रमेश को एहसास हुआ कि ये सारी घटनाएं साधारण नहीं थी। अगले ही दिन उसने गांव के जो मुखिया थे उनसे जाकर ये सारी बात बताया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। मैं उस जगह पर नहीं रह सकता। मुखिया, जो इन घटनाओं से पहले से वाकिफ था, उसने सारी बात सुनी और रमेश की बात मान ली। फिर उसने रमेश को गांव के बाहर एक अच्छा और बढ़िया सा घर लेकर दे दिया। इतने वर्षों बाद भी वो बंगला वीरान और डरावना था। रमेश के साथ ये घटना 2001 के आसपास हुई थी, और रमेश बताता है कि जब मैं 2013 में दोबारा उस गांव में गया तो बंगला वैसा का वैसा था। उसके बाद जो उस बंगले का ओनर था, उसने खुद ही बंगला किसी को देकर चला गया और फिर उस बंगले को डिमोलिश कर दिया गया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अमोल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। अमोल एक मेहनती लड़का था जो एक बड़े शहर में नौकरी करता था। वो कभी कभी काम के सिलसिले में छोटे छोटे शहरों में और गांव की यात्रा भी किया करता था। एक दिन उसे ऑफिस से काम से एक गांव के पास जाना पड़ा। वहां काम खत्म करने के बाद अमोल ने सोचा कि वो जल्दी ही घर के लिए लौट जाएगा, ताकि रात होने से पहले वो अपने शहर पहुंच सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसकी कार का टायर अचानक पंचर हो गया और उसकी मरम्मत करने में काफी समय लग गया। जब तक उसने मरम्मत की तब तक शाम ढल चुकी थी। मजबूरी में उसे अंधेरे में ही घर के लिए निकलना पड़ा। अमोल ने गूगल मैप का सहारा लिया ताकि वो सही रास्ते की पहचान कर सके, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका फोन की बैटरी खत्म हो गई और वो रास्ता भटक गया। अब वो पूरी तरह से अंधेरे में था। एक अनजानी सड़क पर था जहां कोई गाड़ी भी नहीं गुजरती थी। थोड़ी देर चलने के बाद अमोल को सड़क किनारे एक धुंधला सा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर एक गांव का नाम लिखा हुआ था। उसने सोचा कि वो गांव जाकर किसी से रास्ता पूछेगा। वो उस दिशा में बढ़ा,
लेकिन गांव की ओर जाता रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हवा की वजह से उनकी शाखाएं कांप रही थी, जिससे अजीब सी आवाजें आ रही थी। गांव पहुंचकर अमोल ने देखा कि वहां की सारी गलियां खाली पड़ी थी। कुछ घरों में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं था। उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो दरवाजे पर खड़ी थी। अमोल ने उसके पास जाकर रास्ते की जानकारी मांगी। बूढ़ी औरत ने उसे अजीब तरीके से देखा और कहा, तुम्हें इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए था। अमोल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए पूछा, मैं यहाँ फंस गया हूँ, क्या आप मुझे शहर का रास्ता बता सकती हो? बूढ़ी औरत ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस रास्ते पर जाओ, लेकिन ध्यान रहे किसी भी हालत में पीछे मुड़कर मत देखना। आगे बढ़ते हुए अमोल ने देखा कि रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाजें सुनाई देने लगी और वो आवाजें अब बढ़ती भी जा रही थी। यूं महसूस हुआ जैसे कि कोई तेजी से उसकी ओर आ रहा हो। अमोल को बूढ़ी औरत की बात याद आई और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखने का मन बना लिया, लेकिन उत्सुकता के कारण वो थोड़ी देर बाद खुद को रोक नहीं सका और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा के पूरा माहौल एकदम से बदल गया। चारों ओर घना कोहरा छा गया और अचानक से अजीबोगरीब परछाइयां हवा में नाचने लगी। उसके चारों ओर अजीब सी हंसी की आवाजें गूंजने लगी। अमोल का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे अमोल दौड़ने लगा, लेकिन वो जितना तेज दौड़ता उतना ही वो उन्हीं गलियों में वापस लौट आता। ऐसा लगता था कि मानो गांव एक भयंकर भूल भुलैया है। उसने एंड में देखा कि एक मंदिर उसे दिखाई दे रहा है। जब भी वो रास्ता भटकता तो वो ढूंढ ढूंढ कर दोबारा उसी मंदिर के पास आ जाता। वो मंदिर के सामने खड़ा था, किसी तरह मंदिर के अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। मंदिर के अंदर तो सब कुछ शांत था। अमोल को एक बूढ़े पुजारी जी वहां पर मिले, जिन्होंने उसे पानी पिलाया और बाहर की घटनाओं के बारे में पूछा। पुजारी जी ने उसके माथे पर डर को देखा और कहा, तुमने पीछे मुड़कर देखकर गलती की। इस गांव की ये एक अजीब सी भूतिया परछाई है जो अक्सर रास्ते में भटके हुए लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। अब तुम थोड़ी देर यहीं पर ठहरो और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। अमोल ने पुजारी जी की बात मानी और मंदिर में ही रात गुजार दी। सुबह हुई तो वो गांव एकदम नॉर्मल अब नजर आ रहा था। उसने देखा कि लोग अपने कामों में बिजी थे और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। पुजारी जी ने उसे सही दिशा बताई और वो वहां से निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने एक लंबी सांस ली और अपना मन बना लिया कि ऐसी गलती अब वो दोबारा कभी नहीं करेगा और ना ही तो सूरज ढलने के बाद वो ऐसे किसी रास्ते पर जाएगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी रितेश की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में रितेश अपनी पत्नी साक्षी और 10 साल का बेटा औरव के साथ पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए गया था। वो अक्सर ही अपनी बिजी लाइफ से कुछ पल सुकून के बिताने के लिए ऐसे जगह पर जाया करते थे। इस बार उन्होंने एक छोटे से गांव के पास एक पुराने हेरिटेज होटल में ठहरने का फैसला किया। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का। पहाड़ों से घिरा उस होटल का नाम हिल व्यू हेरिटेज था। होटल की इमारत बहुत प्राचीन थी, लेकिन इसका आकर्षण अनोखा था। होटल में पहुंचने के बाद उन्हें एक बड़ा लेकिन पुराना कमरा दिया गया, जिसकी खिड़कियां खोलते ही ठंडी हवा अंदर आने लगी। रितेश ने महसूस किया कि होटल में कुछ अजीब सा था। पूरे एनवायरनमेंट में एक अजीब सी ठंडक थी और कभी कभी उसे लगता जैसे कोई पीछे खड़ा होकर उसकी ओर देख रहा है। साक्षी ने भी इस बात का जिक्र किया।
लेकिन उन्होंने इसे अपनी थकान मानकर नज़रअंदाज कर दिया। रात के खाने के बाद परिवार कमरे में आराम करने चला गया। जैसे ही रात का सन्नाटा गहरा हुआ, आरव ने खिड़की के पास कालीन के नीचे कुछ अजीब धब्बे देखे। उसने कालीन को तुरंत ही हटाया और पाया कि वहां पर कुछ अजीब तरह के निशान बने हुए थे। ये देखकर वो तुरंत अपने माता पिता के पास भाग गया। रितेश और साक्षी ने भी निशानों को देखकर महसूस किया कि ये कुछ धार्मिक या तांत्रिक प्रतीक थे। रितेश ने होटल के स्टाफ से इसकी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने बताया कि ये होटल काफी पुरानी है, शायद इस वजह से कुछ निशान पड़ गए होंगे। ये कहकर उन्होंने बात टाल दी। उस रात रितेश की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि साक्षी और आरव भी जाग चुके थे और उनके चेहरे पर एक डर साफ नजर आ रहा था। साक्षी ने बताया कि उसे किसी ने उसके कान में सरसराहट भरी आवाज में कुछ कहा था। डर के मारे रितेश ने कमरे की सारी लाइटें जला दी और खिड़कियों को बंद कर दिया, लेकिन डर ने उनकी नींद ही छीन ली थी। अचानक आधी रात को दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सहमा हुआ रितेश दरवाजा खोलने चला गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उन्हें होटल के गलियारे में बच्चों की हंसी और दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। ये सब अजीब था, लेकिन आवाजें वास्तविक लग रही थी। अगले दिन रितेश ने स्थानीय लोगों से होटल के बारे में जानने की कोशिश की। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि सालों पहले वहां एक अनहोनी घटना हुई थी, जहां एक परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। माना जाता था कि होटल की जमीन पर कुछ बुरी शक्तियों का साया था। यह सुनकर रितेश और उसका परिवार काफी ज्यादा डर गए। उन्होंने उसी दिन होटल छोड़ने का फैसला लिया। होटल छोड़ते समय रितेश ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके वहां से जाने के लिए काफी ज्यादा खुश हो रही हो। रास्ते भर आरव ने कहा कि अब वो कभी ऐसे पुरानी जगहों पर नहीं जाएगा, और रितेश और साक्षी ने भी उसके संकल्प में साथ दिया। उनकी इस घटना ने उन्हें ये सिखाया कि कभी-कभी अनजानी जगह की सुंदरता में छुपे हुए खतरों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद रितेश का परिवार सुरक्षित अपने घर लौट गया और ये घटना कई सालों तक उनके दिमाग में छपी रह गई। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक मछुआरे की है। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। गांव के पास से ही एक नदी गुजरती थी। हर कोई उसी नदी से जाकर मछली पकड़ता था और हर कोई अपनी नाव और जाल लेकर उस नदी में चला जाया करता था मछली पकड़ने के लिए। एक दिन ऐसे ही एक लड़का अपनी नाव और जाल के साथ नदी में चला गया मछली पकड़ने। गांव वाले उसे नदी का मित्र भी कहते थे, क्योंकि वो नदी और उसके रहस्य के बारे में काफी सारी जानकारी रखता था। एक दिन सूरज ढलने के बाद उस लड़के ने फैसला किया कि वो देर रात तक मछलियां पकड़ कर आएगा, क्योंकि उस दिन मछलियां काफी कम उसे मिली थी। हल्की ठंडी हवा और चांदनी रात ने माहौल को काफी ज्यादा रहस्यमय बना दिया था। नाव पर बैठकर वो अपने जाल के साथ नदी की गहराई में चला गया। जैसे ही वो नदी में उतरा, उसने महसूस किया कि पानी के नीचे कुछ अजीब सा उसे महसूस हो रहा है। इनफैक्ट उसे ऐसा लगा कि कुछ तो है जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पानी के अंदर जरूर है। वो इसे अनदेखा करके आगे बढ़ा, लेकिन मन में एक अजीब सी उत्सुकता घर कर गई थी। कुछ देर बाद जब वो जाल डालने के लिए तैयार हुआ, तो उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। उसने चारों ओर देखा, पर हर तरफ सिर्फ शांत पानी और दूर दूर तक फैली चांदनी थी। उसने इस आवाज को अपनी कल्पना समझकर इग्नोर किया।
कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ भारी फंस गया है। खुशी खुशी उसने जाल खींचना शुरू किया, लेकिन जैसे ही जाल को खींचते हुए ऊपर लाया पानी के, तब उसने देखा कि वो कुछ अजीब ही था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। जाल में मछलियों की बजाय एक पुरानी सी कुछ संदूक लग रही थी। जब उसने उसे खोलकर देखा तो पाया कि उसमें एक बहुत मोटी किताब थी। किताब के पन्ने गीले और फटे हुए थे, लेकिन उन पर कुछ अजीब सी लिखावट थी। शायद वो किसी चीज का संकेत दे रहे हों। और वो लड़का जानता था कि ऐसी सब घटनाएं सच में पहले भी कई बार हुई है। कुछ पल के लिए वो एकदम से हिल गया। फिर उसने सोचा कि ये सब तो बस सामान्य सी किताब होगी, और इसे नाव में रखकर उसने मछलियां पकड़ने का सिलसिला जारी रखा। जब वो वापस लौटा तो उसने किताब को घर में रख दिया और सोने चला गया। उसी रात उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो खुद को किसी अजीब सी जगह पर देखता, जो जगह उसके लिए अनजान थी, जहां चारों ओर अंधेरा था और कहीं से उसे वही आवाज सुनाई देती। हर रात ये सिलसिला चलता रहा और हर बार वो पहले से अधिक बेचैन होकर उठ जाता। गांव के बुजुर्गों से चर्चा करने पर उसे पता चला कि वहां जहां पर वो मछली पकड़ने गया था, वहीं पर एक महान विद्वान भी कभी रहा करते थे, जिनकी किताब रहस्यमय तरीके से नदी में गुम हो गई थी। ये कहानी सुनकर वो अपने सपनों का कारण समझ गया था। उसने जल्दी ही मन बनाया कि उस किताब को नदी में जाके दोबारा फेंक दूंगा। अगले दिन वो उस जगह पर गया जहां से उसे वो किताब मिली थी। फिर वो वहां पहुंचकर उस किताब को पानी में डाल दिया। जैसे ही वो पानी में समा गई, उसने महसूस किया कि पानी की सतह पर हल्की लहरें उभर रही है और उसके कानों में एक राहत भरी आवाज आई। उस रात पहली बार उसने शांति की नींद ली और सपनों में किसी प्रकार की अनहोनी का सामना नहीं किया। इस घटना से वो इतना ज्यादा डर गया था कि अगले कई महीनों तक वो मछली पकड़ने नहीं गया और हर किसी को गांव में इस किताब के बारे में चेतावनी देता कि अगर ऐसी कोई किताब हाथ लग जाए तो उसे तुरंत ही वहीं पर फेंक देना। और गांव के भी लोग इस घटना से काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन कभी किसी को किताब ही नहीं मिली। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली घटना की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राहुल की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां आ गई थी और राहुल अपने दोस्तों के साथ एक नए गांव की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहा था। गांव का नाम कुछ अजीब सा था। लोग उसे कालापुर कहकर बुलाते थे। ये गांव शहर से दूर घने जंगलों के बीच बसा था और इसके बारे में कई सारी पहले से ही डरावनी कहानियां फेमस थी। राहुल और उसके दोस्तों ने सोचा कि ये कहानियां बस ऐसी ही होगी। फिर उसके एक दोस्त ने कहा कि भूत प्रेत ये सब पहले होते थे, अब कुछ नहीं होता। उन्होंने गांव जाने का वैसे भी मन बना ही लिया था, तो वो लोग गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचने पर उन्हें वहां की शांति कुछ अजीब लगी। हर जगह एक गहरा सन्नाटा था। सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी कुछ ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते थे। जैसे केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई एक अधूरी आवाज सुनाई देती थी, जो शायद किसी ऐसे इंसान की थी जो जंगलों के बीच में रहकर कुछ बोलता था या गाता था। गांव के लोग भी अजीब थे। उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ नजर आ रहा था। दिन तो ठीक ठाक बीत गया। रात होने पर राहुल और उसके दोस्त गांव के एक पुराने खंडर में रुकने का प्लान किए, क्योंकि गांव में तो वैसे भी कोई होटल था नहीं। उन्हें ऐसा लगा था कि गांव में शायद हमें कहीं मदद मिल जाएगी रात रुकने के लिए, और वैसे भी वो सभी लोग प्री प्लान थे कि अगर जगह नहीं भी मिली तो हम खुद का कैंप लगाकर वहां सो जाएंगे। खंडर के अंदर सबसे पहले उनके सामने एक पुरानी तस्वीर आई, जिसमें एक महिला की छवि थी। वो महिला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें काफी डरावनी थी। दोस्तों ने उसे देखने के बाद उसका मजाक भी बनाया, लेकिन राहुल का मन कुछ और ही कह रहा था।
जब रात होने लगी तो अचानक खंडर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दोस्तों ने सोचा कि ये बस खंडर की आवाज है, लेकिन अचानक उन्हें खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया। जब उन्होंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सांसें तेज हो गई है और अजीब सी कुछ उन्हें घबराहट भी महसूस हो रही थी। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनके एक दोस्त नितेश जो थे वो गायब थे। सभी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। गांव के लोग भी इस रहस्य को लेकर चुपचाप थे। उन लोगों ने बताया कि गांव में ऐसे कई लोग गायब हो चुके हैं, खासकर जो खंडर में रहते हैं। राहुल और उसके बाकी दोस्तों को इस बात का डर सताने लगा कि अगर नितेश नहीं मिला तो शायद उनकी भी यही हालत हो जाएगी। उन्होंने नितेश को ढूंढने का निश्चय किया और फिर खंडर में दोबारा गए। खंडर में पहुंचते ही उन्हें एक पुराना संदूक मिला, जिसमें एक डायरी थी। डायरी में लिखा था कि वो महिला जिसकी तस्वीर थी गांव की एक बहुत ही सुंदर औरत थी, लेकिन एक रात उसे गांव के लोग देवता मानकर बलिदान देने लेकर चले गए। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब गांव की रक्षा करती है, लेकिन जो भी उसके स्थान पर पहुंचता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। जैसे ही राहुल ने डायरी को पढ़ा, अचानक खंडर में एक तेज हवा चली और साया फिर से दिखा। इस बार वो साया साफ साफ तौर पर महिला जैसा था। राहुल के दोस्त डर गए और भागने लगे, लेकिन राहुल वहीं जमा रहा। ऐसा लगा जैसा उस पर किसी ने वशीकरण कर लिया हो और वो उसी साए की ओर बढ़ने लगा। महिला ने राहुल से कहा, तुम यहाँ पर फंस चुके हो और तुम्हारे दोस्तों का बलिदान मेरा उद्धार करेगा। राहुल ने समझा कि उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। वो हिम्मत जुटाते हुए बोला, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन अपने दोस्तों की कीमत पर नहीं। अचानक महिला की आत्मा गुस्सा हो गई और खंडर में हलचल मच गई। राहुल ने तेजी से खंडर के बाहर आने की कोशिश की। जैसे ही वो बाहर आया, सोचा कि क्या होगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि नितेश वापस आ गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो पूरी तरह से बदल चुका हो। जब राहुल और उसके दोस्तों ने गांव छोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने महसूस किया कि गांव का रास्ता अचानक बदल गया है। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो समझ गए कि उन्होंने गांव की एक और आत्मा को खो दिया है। राहुल सदमे में था और वो तय नहीं कर पा रहा था कि नितेश फिर से कभी नॉर्मल हो पाएगा या नहीं। गांव की सड़क पर चलते हुए उन्होंने देखा कि दूर एक साया उनकी ओर आ रहा है और ऐसा लगा कि शायद उस औरत की आत्मा उनका पीछा कर रही है। कुछ दिन बीते, लेकिन जो नितेश था उसकी हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। फिर नितेश के घर वालों को राहुल और उसके दोस्तों ने सारी बातें बता दी। उन लोगों ने कई दिनों तक नितेश का इलाज किया, लेकिन उससे कहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन एक तांत्रिक ऐसा उन्हें मिला जिसने नितेश को जगह पर ही ठीक कर दिया। उसने कुछ चीजें मंगाई थी। उसके बाद वो सामग्री का उपयोग करके उस पर तंत्र मंत्र मार कर उसने एक नारियल दिया नितेश के पिताजी को और उनसे कहा कि ये नारियल किसी भी जमीन में गाड़ देना। जिसके बाद नितेश एकदम से ठीक हो गया। फिर राहुल और उसके दोस्तों ने यह डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए, हम दोबारा कभी भी ऐसी कोई भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। दोस्तों, ये कहानी मैंने एक वेबसाइट से ली थी और उम्मीद है कि आप लोगों को सभी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानियों में जो भी कहानी अच्छी लगी हो, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, जिन्होंने भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजी है उसमें काफ़ी एरर्स है, उसे ठीक करके अपलोड करने में टाइम लगेगा। आप निश्चिंत रहिए, सबकी कहानियाँ इस चैनल पर ज़रूर आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।